हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है पेपर 2 कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट मैंने आज स्टार्ट करना है यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी बार जो है पढ़ा हुआ है, हमारे 11th-12th में आया है, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो बहुत बार हम ये टॉपिक जो है पढ़ते हैं। तो सारे हमारे अगर हम जब से कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से मेनली बिजनेस में यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली है क्या? देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉपर क्या करना होता है, प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। प्रॉपर आपको हर चीज मैनेज करके चलनी है, कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे आपको अदर वर्क जो है मेंटेन करके चलना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होते हैं, एक ब्रॉड मतलब कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है जो आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लोगों के बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जज करना होता है, देखना होता है। तो इन सब के लिए आपको जनरल गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। वही जनरल गाइडलाइंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। देखो, साइंस जो है, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, साइंस ने कहा है कि भाई आपका जो है फोर्स इस तरह से लग रहा है, आप ग्रेविटी ये है, तो आपको वही चीज माननी है, ठीक है। है ना, लॉ इस तरह से, ओम्स लॉ इस तरह वर्क करेगा। तो वैसा ही जैसा प्रिंसिपल ऑफ साइंस कहता है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस तो सारे रिजिड होते हैं, जैसे कहा जा रहा है वैसा ही आपको करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइंस जैसे रिजिड नहीं होते हैं एज दीज, क्योंकि किसके साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, है ना। ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि भाई आगे आने वाले पल में कैसा, कौन कैसा रिएक्शन देगा। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज दे आर डीलिंग विद द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा होगा। तो पहले तो यूनिवर्सल आपके एप्लीकेबिलिटी है, पूरे मतलब सब जगह का, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पर ये अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो ये प्रिंसिपल्स सब जगह लगते हैं। जनरल गाइडलाइंस वही है कि सबके लिए सिमिलर जनरल गाइडलाइंस है। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब प्रिंसिपल्स देखो, सबसे बड़ी बात है, सॉरी, कि प्रिंसिपल अगर आप बना रहे हो तो प्रिंसिपल कैसे बनेंगे, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा या प्रैक्टिस द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसा हमने कहा, रिजिड नहीं होते हैं। रिजिड नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है। तो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है तो मतलब बिहेवियरल नेचर है। अब आपके जितने भी, जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप कोई भी प्रिंसिपल लागू करो या कोई भी आप थ्योरी लागू करते हो तो आप देखते हो कि भाई उसका क्या कॉज हो रहा है और क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। तो हम जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लागू करते हैं ये किस तरह के होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं कि भाई इसका कॉज क्या आ रहा है और कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कंटिजेंट है, हमारे कंटिजेंसी में अचानक से कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें ये प्रिंसिपल्स लागू करने होते हैं, ठीक है। तो कंटिजेंट इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है, देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये लागू हो जाते हैं। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस में भी लागू होगा, चाहे वो स्मॉल इंटरप्राइज हो चाहे लार्ज इंटरप्राइज हो, ठीक है। कि किसी भी तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ये लागू होते हैं। अब जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइन डू टू एक्शन डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट सोल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एज द बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। अब जनरल गाइडलाइंस है आपके लिए, यहाँ पे आपको हर सोल्यूशन का मतलब नहीं दे दिया जाता, सॉरी, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको एक इलाज दे दिया, अब चाहे आपको किस तरह की भी प्रॉब्लम आए आप उसको वहां पे अप्लाई कर लें।
प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ही फॉर्म हो रहा है आपकी नॉलेज। आप जितना एक्सपीरियंस कर रहे हो, जितने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जैसे अभी हम बात करेंगे हेनरी फ्योल, है ना, FW टेलर, इन सब ने प्रिंसिपल्स कैसे बनाए। इन्होंने काफी साल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया, कंपनीज में वर्क किया, इंडस्ट्री मतलब अपनी जो भी इंडस्ट्री थी वहां पे वर्क किया एज एन इंजीनियर, जो भी चीजें हैं वहां लोगों का ह्यूमन बिहेवियर देखा, है ना। अब लोगों को ह्यूमन बिहेवियर देखा, किस तरह से काम हो रहा है, कैसे काम होना चाहिए आइडियली, तो उन्होंने वो सब चीज देखकर प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस एंड अपने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा जो है ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फ्लेक्सिबल है भाई, आप यहाँ पे रिजिड नहीं है, आप इनको अडेप्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा भी आप काम कर रहे हो उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। बिहेवियर होते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स बनाने होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है, कंटेंजेंट है यहाँ पे, डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह आप उसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे नेचर हो गए। अब बात कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो एक मैनेजर को क्या मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है जिसकी वजह से वो उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, या फिर एक मैनेजर उस हिसाब से अपना काम करवा सके। ओके, बिना प्रिंसिपल्स के मैनेजर भी कोई काम नहीं करवा पाए, तो यहाँ पे मैनेजर को क्या करता है, इंसाइट्स देता है, पारदर्शिता देता है कि वो आगे जो है चीजों को अप्लाई करवा सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपके रिसोर्सेज का एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, है ना, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी आपको प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इन प्रिंसिपल्स की जरूरत है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, इन सब को यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आपको प्रिंसिपल्स की जरूरत है। प्रिंसिपल वहाँ पे एक अच्छा मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हम जो है पढ़ते हैं टेलर के, ठीक है, सॉरी फेयोल के। चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, स्पेशलाइजेशन प्रमोट्स एफिशिएंसी। देखो यहाँ पे हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं, हेनरी फ्योल का कहना है कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आप किसी भी चीज को अगर बार बार रिपीट कर रहे हो, किसी भी काम को बार बार कर रहे हो, तो उससे आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा तो आप और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी के साथ वर्क कर सकते हो। जहां मैंने आपको कहा कि आपको सपोज कीजिए कि एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना है, आज मैं आपको मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने को बोल रही हूँ, आज आपको नहीं आता है, डे वन आपको नहीं आता है, ठीक है, आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे, आपको डे 10 तक अरेंज करना आएगा, ठीक है। फिर वही काम इफ अगर आप कर रहे हो 3 to 4 years, आप इसमें परफेक्ट हो, आप इसमें स्पेशलाइज्ड हो चुके हो। आप डे वन जहां आपको एक मोबाइल फोन बनाने में सपोज कीजिए आपको 12 आवर्स लगे, 10वें दिन आपको वो 12 आवर्स 10 घंटे में रिड्यूस हो गए, और 3-4 साल बाद आपको वही काम करने में आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 4 to 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, अगर किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो तो वहां पे आप एफिशिएंटली वर्क काम कर पा रहे हो। दूसरा, प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। एक दिन में अगर आप जहां पहले 10 यूनिट किसी चीज की बना रहे थे, अब उसकी 50 यूनिट बना रहे हो, जब आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो। इन एडिशन द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इंक्रीजेस देयर एक्यूरेसी एंड स्पीड। देख लीजिए यहाँ पे कि भाई स्पेशलाइजेशन आने से क्या बढ़ जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है काम करने की, एंड स्पीड भी बढ़ जाती है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, फेयोल का याद रखना, फेयोल जो है इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे।
ठीक है, फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं? ये प्रिंसिपल आपके टेक्निकल और मैनेजरियल सारी एक्टिविटीज में अप्लाई होते हैं। ओके, यहाँ आपके 14 प्रिंसिपल्स इस डायग्राम में दिए हुए हैं, हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, आज अगर मैं सपोज करो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट की है, उसके अंदर 10 तरह के काम है। आपको यहाँ पे एचआर भी मैनेज करना है, आपको लोगों को हायर भी करना है, आपको फाइनेंस भी मैनेज करना है, आपको सेल भी करनी है, आपको है ना चीज़ें डिसीजंस भी लेने हैं, आपको और भी अदर वर्क्स करने हैं। सारे के सारे काम इफ मैं आपको दे दूँ तो आप कितना अच्छे से उसको कर पाओगे। हाँ, आपको मतलब हर काम करने के लिए एक तो सब में एक काम के अंदर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ये तो मेन है ना। अगर आपको वहीं पे 15 एक्टिविटी करने को दे दूं तो आप उन 15 एक्टिविटी को प्रॉपर नहीं कर पाओगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप एचआर का काम भी कर लो, मार्केटिंग का भी कर लो, फाइनेंस का भी कर लो, सारा काम आप ही कर लो, आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, आप काम को छोटे छोटे टास्क में, छोटी छोटी जॉब में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैंने अगर आपको बोला कि मुझे 10,000 यूनिट चाहिए, तो इन 10,000 यूनिट को आप बांट दीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करें, अब आप यहाँ पे काम करो, 20 दिन का काम करना है, 500 रुपए पर डे आप जो है यहाँ पे बनाते जाओ, तो आपके 20 डेज में आपका जो है काम हो जाएगा। मेरा कहना ये है कि भाई 20 डेज में आपका ये काम हो जाएगा। तो इन्होंने ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि वर्क को छोटे स्मॉल टास्क के स्मॉल जॉब में जो है आप डिवाइड कर दीजिए। ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो हैं उनको काम करने को दीजिए, तो वो और अच्छे से उसको काम करेंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन आपको अचीव होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क यही कहता है कि वर्क को डिवाइड करें। सेकेंड आती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या कहता है, मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। मैंने आपको क्या दे दी है, अथॉरिटी दे दी है कि आप डिसीजंस लो, आपके पास पावर है कोई भी डिसीजन लेने का। ठीक है, देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेट अ सेकेंड, है ना, आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास, आपकी ऑब्लिगेशन हो गई कि आपको मैंने जो काम दिया है उसको, जो भी जॉब मैंने आपको दी है, वह टाइम पर आप काम करके दें। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में ना बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है बट उसको काम करने की अथॉरिटी नहीं दी है। ठीक है, आपको अगर इफ किसी आप पर्सन को काम करने के लिए मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा पावर दो कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर सके, है ना। या फिर मैं कहूँ कि भाई आपको मैं पावर दे देती हूँ, आपको अथॉरिटी दे देती हूँ, अब आप अथॉरिटी लेके क्या करोगे, आपको अथॉरिटी है भाई टेबल चेयर पे बैठो और बैठे रहो, काम दिया ही नहीं है आपको, आपकी वहां पर क्या जरूरत है, बस पावर ही तो है, बैठे रहिए, है ना, काम है ही नहीं आपके पास, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग ड्यूटी। आज अगर सपोज करो रवि नाम का पर्सन है, मैंने इसको अथॉरिटी दे दी, पावर दी है इसको, और मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही हूँ, तो क्या होगा, ये आगे जाके ना काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसे अब अपनी ड्यूटीज नहीं करनी है ना, इसको बैठे रहना है। वहीं अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और अथॉरिटी नहीं दी है ना, तो यहाँ पे भी आपकी दिक्कत है, वही चीज हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा कहा कि भाई मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार, कि रवि को मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसको मैंने क्या किया, अथॉरिटी नहीं दी, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम इंटरेस्ट के साथ नहीं करेगा। वही मैं पावर दे रही हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे, भाई मेरे पास पावर है तो अब मैं एरोगेंट हो जाती हूँ, है, उस पावर का मिसयूज करना शुरू कर देती हूँ। तो ये सब चीजें होती है जब आप क्या कर रहे हो, बैलेंस नहीं बना रहे हो। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी goes hand in hand, ये याद रखिएगा, goes hand in hand, साथ साथ चलती हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिन। देखो आज
एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए मेन चीज होती है डिसिप्लिन। आपको कोई भी काम करना है उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना, बहुत अदर वर्क्स होते हैं। सबको पूरा करने के लिए आपको ओबीडियंट होना और डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डिसिप्लिन क्या करता है, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स। अब चाहते हो कि भाई आप क्या हो, डिसिप्लिन में रहो, तो भाई आपको अच्छे सुपरवाइजर होना जरूरी है। अगर अच्छा सुपरवाइजर होगा जो आपको हेड कर रहा है, आपका जो भी सुपीरियर है वो अगर अच्छा है अपने काम में, है ना, तो क्या कर पाएगा, वो क्लियर डिसीजन, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स कर पाएगा, है ना, जितनी भी चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन लाने के लिए एक तो सुपरवाइजर अच्छा होना चाहिए, सुपरवाइजर प्रॉपर अपना काम कर रहा हो, जहां गलती हुई है वहां पेनल्टी लगा रहा हो, है ना, तो वहां उससे क्या होगा, डिसिप्लिन बना रहता है। आज स्कूल में आप कभी स्कूल में आपने भाई गंदे शूज हैं, है ना, टाई नहीं लगा रखी है, हेयर कट नहीं है, इन सब के लिए आप पेनल्टीज लगती थी। ठीक है, मेरे टाइम में मेरे स्कूल में लगती थी, अगर बॉयज के हेयर कट नहीं है, गर्ल्स ने 2 चोटियां नहीं बना रखी हैं, शूज गंदे हैं, तो पेनल्टी लग गई। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे क्या हो रहा है, डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। क्योंकि उस वक्त सपोज कर लीजिए स्कूल हमारा सुपरवाइजर था, हमें सुपरवाइज कर रहे थे, है ना, वहां हमें डिसिप्लिन सिखाया गया, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा के हमें बताया गया कि भाई आप गलत तब गंदे शूज ना पहन के जाओ, ड्रेसिंग अच्छी हो, आपका सब कुछ, आप अच्छे लग रहे हो। तो उन सब चीजों क्या होता है, डिसिप्लिन आता है। तो वही सब ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क करने के लिए डिसिप्लिन होना भी तो जरूरी है ना। जो चीज बोली जा रही है आप वैसा नहीं करोगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। सही बात है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के लिए एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, हर एम्प्लॉय के लिए एक क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। भाई यहाँ पे एक सुपीरियर हो और उसी से ऑर्डर मिल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दो दो लोगों की ऑर्डर्स ले रहे हो, 2 लोगों का काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कि भाई मुझे अगर वर्क करना है, सपोज करो मैं एक टीम में हूँ, मैं उसमें क्या है, मेरा जो टीम मैनेजर है वो तो ऑर्डर दे ही रहा है, दूसरा टीम मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है। वहां क्या होगा, वहां पर फिर मुझे कंफ्यूजन होने लगेगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो, मैं एक काम पहले कर चुकी हूँ उसको दोबारा काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर कहीं और से भी मिला है। तो यहाँ पे अगर आपको 10 जगह से ऑर्डर मिलेंगे ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, वर्क डुप्लीकेशन होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड वाले जो है सुपीरियर है एंड द ग्रीन वन आर इज सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देख सुपीरियर जो है एक होना चाहिए, अब उसके अंदर सबऑर्डिनेट 2 हो, 3 हो, 10 हो, जो भी है। लेकिन अब यहाँ पे देखो 2 सुपीरियर है, ये इसको भी एडवाइस दे रहा है, ये इसको भी दे रहा है, ये वाला सुपीरियर इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो यहाँ पे एक पर्सन को क्या हो रहा है, 2 डायरेक्शन से क्या मिल रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं। हम एक डायरेक्शन का मतलब एक ऑर्डर से मतलब एक ऑर्डर जब हमें मिलता है वो काम हमें करने में जो है टाइम लग जाता है, जब 2 ऑर्डर का करोगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो रहा है, एक जगह से कमांड मिले, एक ही बॉस हो। चलिए इतना यहाँ पे आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। अब देखो हमें कहा एक बॉस होना चाहिए, एक ही ऑर्डर आना चाहिए। सिमिलरली हमें ऑब्जेक्टिव्स भी जो है एक ही तरह से मिलने चाहिए। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टूवर्ड सेम ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी यूनिट हैं वो सबके सब केवल एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। आपको अचीव करना है कि भाई मुझे जो है सपोज करो इतने करोड़ का जो है टर्नओवर चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, तो भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन लग जाए उस नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है ना, तो आप फिर कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हो, सबके साथ फोकस हो जाते हो उसको काम करने के लिए। Each group of activities having the same objective must have one head, one plan. इसको हम क्या कहेंगे, एक one head and one plan, एक ही प्लान होगा। दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। आपके काम में भी यूनिटी आएगी, कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। ठीक है, आप अलग अलग काम नहीं करोगे और सब साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको एक ही जो है चीज को अचीव करना है।
ठीक है, यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्लियर है। चलो इसका एक डिफरेंस भी आप देख लेते हैं। डिफरेंस क्या कहता है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच का डिफरेंस, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट वन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम और रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। यहाँ पे डुअल सबऑर्डिनेशन से बचने के लिए हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, वहीं पे डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पे फॉलो नहीं करोगे तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा, उसे 2 बार कोई काम करना पड़ रहा है, उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, मैं क्या करूं नहीं करूं काम, है ना। वहीं पर अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको इफेक्टिव फंक्शनिंग हो जाती है सबऑर्डिनेट्स में। वहीं पर अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो कोऑर्डिनेशन आ जाएगा एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड में जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। वहीं अगर कमांड की डायरेक्शन की बात करें, एक्टिविटीज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड गोल्स, आपके जो भी प्लान है और जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। जरूरत क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है कि भाई यहाँ पे हम हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, आपको यही करना है। वहीं पर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हम एज एन एम्प्लॉय इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है फॉलो करते हैं, हम प्रायोरिटी मेनली अपने फायदे पे देते हैं। ठीक है, मेरा जो है मोटो वो पूरा होना चाहिए, मेरे जो फायदे की बात होनी चाहिए, बाकी हम चीजों पे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, है ना। हम उन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, हम ध्यान देते हैं अपने फायदे पे कि मेरे फायदे की बात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो फिर है ना चल जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है, वेट अ सेकेंड ना, चलो ये थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम, चलिए तो यहाँ पे यही चीज है दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। okay, the interest of an organization should take priority over the interest of any individual employee. Simple words में organization interest to be prioritized over individual interest। यहाँ पे organization के interest को यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें अपने interest पे ज़्यादा फोकस ना करके, अपने फायदे पे फोकस ना करके, organization के जो interest है, organization के फायदे की बात पे ध्यान देना चाहिए। Remuneration of employees की बात करें, 7th point है, the overall pay and compensation should be fair to both employees in the organization। जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जो भी आप पे दे रहे हो, जो भी कॉम्पनसेशन दे रहे हो, वो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर होनी चाहिए। एम्प्लॉयज को इतना फेयर वेजेस मिले कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, आप आराम से वो अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। दूसरा, कंपनी को भी इतनी मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन किसी को वेजेस दे रही है तो एटलीस्ट वो अपनी पेइंग कैपेसिटी के अंदर दे, है ना, विद इन द पेइंग कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि भाई बाहर जाके अपनी पेइंग कैपेसिटी से बाहर जाके वो सैलरी दे रही है, क्या पता आने वाले टाइम में कब कंगाल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन जो है वो दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी विद सम, है ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कुछ लोगों को दे दी है, ठीक है, कुछ लिमिटेड लोगों को आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी है। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, आपने एक से ज्यादा लोगों को कर दिया डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी है, ये पर्सन भी ले रहा है, ये पर्सन भी ले रहा है डिसीजन, इस तरह से आपने डिसीजन लेने की जो भी अथॉरिटी है वो बहुत सारे लोगों को दे रखी है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को फुली सेंट्रलाइज होना चाहिए या फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन को फुली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, सेंट्रलाइज भी हो और डिसेंट्रलाइज भी हो।
Both should be balanced as no organization can be completely centralized and completely decentralized. Next one is scalar chain. Scalar chain क्या बोल रहा है? The formal lines of authority and communication between superiors and subordinates from the highest to the lowest rank is known as scalar chain. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप डायग्राम देखिए. यहाँ पे क्या है? आपको सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट्स के बीच में जब आप हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक यहाँ पे रखते हैं अपने एम्प्लॉयज को, है ना, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन. देखिए यहाँ पे अथॉरिटी किस तरह जाएगी. यहाँ पे जो ए है वो सुपीरियर है, ठीक है, इसके पास ज्यादा अथॉरिटी कंपैरेटिवली बी, ये इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा या फिर इसको इसका कहना मानेगा. तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सुपीरियर, फिर सबऑर्डिनेट्स हैं इनके. इसी तरह से कम्युनिकेशन भी फ्लो कर रहा है, इसी तरह से अथॉरिटी भी फ्लो कर रही है, ठीक है. द चेन शुड नॉट बी वायलेटेड. यहाँ पे इस चेन को आप तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आप उस चेन को जो है वायलेट कर सकते हो, और उस सिचुएशन को हम कहते हैं गैंग प्लान, ठीक है. उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हम गैंग प्लान कहते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए, इफ हमें इस मतलब डी पर्सन है, इसको कांटेक्ट करना है एफ पर्सन. तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता है, अगर हम स्केलर चेन फॉलो करेगा तो वो सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, फिर बी ए को, देन ए ई को, इस तरह से चलेगा. लेकिन अब यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है कोई भी, तो जो डी है वो डायरेक्ट एफ से कर सकता है, ठीक है. लेकिन अगर कोई, यहाँ मैंने आपको बोल दिया कि डी जो है सीधा ए से कर, एफ से कर सकता है, बट द सिचुएशन इज, साफ आपके यहाँ पे कहा हुआ है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट. जो लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लान. जैसे डी एंड जी दोनों के दोनों क्या है, सेम लेवल पे हैं. यहाँ पे डी है, यहाँ जी है, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं. दोनों हो सकता है मैनेजर्स हो, ठीक है, दोनों मैनेजर्स हो, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, इस केस के अंदर ये गैंग प्लान फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. याद रखना सेम लेवल के लोग. चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल के अकॉर्डिंग पीपल एंड मटीरियल शुड बी इन सूटेबल प्लेसेस at appropriate time for maximum efficiency. देखो, if you want कि हमारा काम जो है बहुत अच्छे से हो, प्रॉपर मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो, कोई गलती ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मेनली हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप क्या करें, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो या जिन भी लोगों से आपको काम है उनकी एक प्लेस बना दीजिए. जैसे आपको पता है कि मेरा मैनेजर इस कैबिन में बैठता है, तो मुझे अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे अपने मैनेजर से बात करनी है, तो मैं उसी कैबिन में जाऊंगी, ठीक है. मैं क्या करूंगी, उसी कैबिन में जाऊंगी. वैसे ही सिमिलरली मुझे अगर कोई भी इक्विपमेंट्स यूज करना है, तो इक्विपमेंट्स की एक जगह प्लेस कर दो. भाई यहाँ पे मेरा जो है इक्विपमेंट्स रखे हैं, रोज आऊंगी, रोज यहाँ से इक्विपमेंट उठाऊंगी, काम करूंगी, यहीं रख के जाऊंगी और दोबारा वही रूटीन फॉलो करूंगी. इससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर पाऊंगी, ठीक है. तो यहाँ पे ऑर्डर से काम होना चाहिए, प्रॉपर सूटेबल उसके प्लेस और एप्रोप्रिएट टाइम से आप काम कर रहे हो, ठीक है. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन डेजिग्नेटेड प्लेस. एक प्रॉपर प्लेस हो सब चीज के लिए, ठीक है. इक्विटी क्या कह रहा है, good sense and experience are needed to ensure fairness to employees who should be treated as fairly as possible. यहाँ पे आपको क्या है, हर एम्प्लॉय को प्रॉपर आपको क्या करना है, ट्रीट करना है. आपको इंश्योर करें कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय के साथ फेयरली काम हो रहा है, सबको जो है प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है. The working environment of any organization should be free from all forms of and principles of justice and fair play should be followed. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, आप ये इंश्योर कर लो कि आपके जो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले जो है फॉलो किया जा रहा है. नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड. कोई भी वर्कर जो है ना, तो आप किसी वर्कर को फेवर करो
ठीक है, जबरदस्ती ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में कि आप किसी एक पर्सन को फेवर किए जा रहे हो और किसी दूसरे पर्सन को पनिश किए जा रहे हो। तो ये सब चीजें फॉलो नहीं होनी चाहिए। सबको आप बराबर रखेंगे। आपकी टीम अगर 15 लोगों की है तो 15 लोगों को बराबर समझें। किसी एक पर्सन को फेवर ना करें और किसी दूसरे पर्सन को आप निग्लेक्ट भी ना करें। ठीक है। ट्वेल्थ वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, आपको मेंटेन करके रखना है कि हमारा जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो मिनिमाइज रहे, कम से कम रहे। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार लोग आए और जाए ना। इससे क्या होता है, जब मैं हायर कर रही हूँ लोगों को, मेरा पैसा लग रहा है, ट्रेनिंग दे रही हूँ, उसका पैसा लग रहा है, सब चीज लग रही है, और बाद में वो वर्कर 2-3 महीने काम करके छोड़ के चला गया, उसे क्या है, मेरा मनी वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो आप अपने पर्सनल की स्टेबिलिटी पे ध्यान रखो कि कैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग टिकें। ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। लोगों का टर्नओवर जो मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर जो ना कम होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंटली काम करना शुरू करेगा। A persona should be selected and appointed after rigorous procedure। देखो साफ कहा इन्होंने कि यहाँ पे ना एक पर्सन जो कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सनल जो है, वो बहुत ही लंबे प्रोसीजर के बाद में सिलेक्ट होता है। ठीक है। जो सेलेक्टेड पर्सन है शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर मिनिमम टेन्योर टू शो रिजल्ट। एक प्रॉपर टाइम के लिए एटलीस्ट उसको उस पोजीशन पे रखें जिससे वो अपना काम दिखा सके, अपने रिजल्ट शो कर सके। अगर आप नहीं करोगे, हर 6 महीने में दूसरा एम्प्लॉय ला रहे हो कि भाई ये पर्सन अच्छा रिजल्ट देगा, ये पर्सन अच्छा रिजल्ट देगा, तो भाई यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऊपर से आपकी एफिशिएंसी और खराब हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आपका टाइम, आपके एफर्ट्स एंड मनी, तीनों चीजें वेस्ट हो जाएंगी। और जब ये तीनों चीजें वेस्ट होंगी तो एफिशिएंसी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। चलिए 13 पॉइंट बोलता है इनिशिएटिव। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे वर्कर्स को आप क्या करो, एनकरेज करो कि भाई उनको जो भी काम करना है, जो इम्प्रूवमेंट करनी है अपने प्लान में, वो कर सके। कोई प्लान डेवलप करना है तो वो कर सके। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव क्या होता है, आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ में पहला स्टेप कोई भी उठा रहे हो। आप कोई भी काम करना है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप पहला स्टेप जब उठा रहे हो, उसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। ये तभी होता है जब आप क्या कर रहे हो, अपने जो अंडर वर्क कर रहे हैं लोग, सबऑर्डिनेट जो है, आप उनको उतना जो है उनके ऊपर उतना विश्वास कर रहे हो या उनको इतना मोटिवेटेड रख रहे हो कि उनके कोई भी अगर उनको आइडिया आता है, कोई भी प्लान है उनके पास, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। वो एकदम धड़ल्ले से आके बोलेंगे भाई मेरे पास ये प्लान है, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैनेजर्स की वजह से या कोई भी और उनके हायर अथॉरिटी सुपीरियर्स की वजह से लोग अपने आइडियाज नहीं शेयर करते हैं और वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके पास इतना मोटिवेशन हो, आप उनको इतना मोटिवेटेड रखो कि वो क्या हो, वो अपने प्लान जो है कैरी आउट कर सके। इम्प्रूवमेंट कोई करना है, कोई अपना प्लान बताना है तो वो कर सके। ठीक है। लास्ट वन है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स मेनली टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है, यूनिटी को प्रमोट करता है, हार्मनी को प्रमोट करता है एम्प्लॉइज के बीच में। यहाँ पे वही है कि भाई आपकी यूनिटी जो है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये सबने पढ़ा है ना। आप साथ में मिलके काम करोगे तो और अच्छे से काम होगा, है ना। आपकी टीम स्पिरिट यहाँ पे प्रमोट करने को बोला जा रहा है कि भाई आप टीम में काम करो, साथ में रह के काम करो। ठीक है। तो मैनेजमेंट को है ना ये सब चीजें प्रमोट करनी है जिससे वो क्या हो, काम और अच्छे से हो सके। चलिए, तो यहाँ पे हमारे जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। आगे आने वाले सेशन में हम जो है टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे। ठीक है। टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके। कल के सेशन में आइएगा और मेरी क्लास जो है 5 बजे होती है, रेगुलर मेरा टाइम जो है यही है। तो ठीक है। तो यहाँ पे 5 बजे बता देती हूँ क्लास का टाइम जो है। अगर आप नए हैं प्लीज टाइम को जो है फॉलो करें। यहाँ पे रेगुलर जो है इस चैनल पे 4 क्लास हो रही है। सुबह आपकी 11 बजे क्लास होती है एंड 12 बजे क्लास होती है मॉर्निंग।
इवनिंग में आपकी 4 बजे एंड 5 बजे क्लास होती है। ये दोनों क्लासेस पेपर 1 की हैं एंड ये दोनों क्लासेस आपके पेपर 2 कॉमर्स की है, कॉमर्स और मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप ये सारी क्लासेस जो है यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद आएगा, जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।